इस T20I ट्राई नेशन सीरीज की जिस तरह से आगाज हुआ था कल एक बेहतरीन नेल बाइटिंग मैच के साथ, और लगता है ये मोमेंटम लगातार यूं ही चलता रहेगा। मैच 2 भी उससे कम नहीं रहा। बहुत ही शानदार नोट पे मैच फिनिश हुआ और रिजल्ट जो है वो मलेशिया के फेवर में गया है। जी हाँ, रैंक 33 T20I में 33 रैंक की टीम ने रैंक 19 टीम को यहाँ पर मात दी है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जीत है, जिससे रैंकिंग में इंप्रूवमेंट की तो बात अलग है, लेकिन पहले बात यहाँ पर हो जाएगी इस मैच के बारे में, किस तरह से ये मैच घटा। जी हाँ, मलेशिया वर्सेस PNG मैच था। एक्सपेक्टेशंस थी कि PNG शायद बहुत ज़्यादा बेहतर करे मलेशिया के खिलाफ, या फिर मलेशिया किस तरह से परफॉर्म करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 साल बाद उन्होंने वापसी की थी, कोई क्रिकेट बीच में उन्होंने खेला नहीं, लेकिन मलेशिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रही, और जिस तरह से वो लास्ट में जीते हैं फुल्ली डिजर्व वो करते थे। लेकिन आखिर मोमेंटम कैसा रहा मैच का, ये हुआ कि जब मलेशिया पहले आज बैटिंग करने के लिए उतरा। बिल्कुल, और सबसे पहले तो कि यहाँ पर उन्होंने एक नेपाल से भी बेटर बैटिंग की है, ये कहना होगा। बिल्कुल उसी टीम के खिलाफ जिस तरीके से PNG ने भी वही थोड़ी बहुत PNG की टीम के खिलाफ जिस तरीके से नेपाल ने बैटिंग की थी, मिडिल ऑर्डर में विकेट खोए थे, गंवाए थे। ऑब्वियसली है स्कोर सेम रहा तो 2 रन ज़्यादा ही बनाए थे नेपाल ने, पर मलेशिया टीम जो 1 साल से क्रिकेट ना खेली हो, कोई प्रिपरेशन ना हुई हो, उन्होंने यहाँ पर आकर सीधा PNG के खिलाफ इस तरीके का स्कोर किया है, ये बहुत बड़ी बात है। 180 रन और सिर्फ 3 विकेट गिरा पाई है PNG। इससे ही पता लगाया जा सकता है किस तरीके की बैटिंग रही है मलेशियन बैट्समैन की। बिल्कुल, यहाँ पर क्लियरली कहना होगा, जो मैच प्रीव्यूज में हमने 3 की प्लेयर्स कहे थे मलेशिया की तरफ से, अहमद फैज, विरेंद्रदीप सिंह और सैयद अजीज। जी हाँ, और लगभग इन्हीं तीनों ने यहाँ पर रन्स करके दिए हैं अपनी टीम को। अब सबसे बड़ी बात एक और आ जाती है, यहाँ पर 12 रन पे पहला विकेट गिर गया था, लग रहा था कि मामला यहाँ पर फिर से डामाडोल ना हो जाए, लेकिन विरेंद्रदीप सिंह और कैप्टन अहमद फैज ने एक बेहतरीन इनिंग यहाँ पर बिल्डअप करके दी अपनी टीम के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रन इंक्लूड किए। एक वक्त 12 पे 1 और एक वक्त था जब 100 रन पर 1 विकेट थी टीम। उस पार्टनरशिप को और वो दोनों परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, वीरेंद्र सिंह और अहमद फैज? बिल्कुल, बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही। शुरू में जब विकेट गिरा उसके बाद थोड़ा दिक्कत हुई, अहमद फैज को कुछ लग नहीं रहा था कि हमें भी देख के लगा कि थोड़ा अजीब से दिख रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, रन नहीं लग रहे। जब बिल्कुल कल जैसे शुरू में आसिफ से, बिल्कुल एग्जैक्टली, जी हाँ, ये आपने सही कहा, आसिफ से जैसे शुरू में लग रहे थे वैसे ही अहमद फैज शुरू में लग रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत टिकने के बाद उसके बाद जो उन्होंने स्टार्ट किया एग्रेसिव मोड, और फिर दोनों ने कंटिन्यू किया। बहुत ज़बरदस्त कवर ड्राइव मारे, 6 मारा, छक्के और चौके हर बाउंड्री की तरफ मारे, शानदार खेले हैं अहमद फैज, 50 बनाई उन्होंने, ज़बरदस्त है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जहाँ फाइनली वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई, और उसके बाद वहाँ पर टीम में सैयद अजीज भी ज्वाइन हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यार ये है, उनकी ज़बरदस्त इनिंग रही है, तेज तर्रार इनिंग उनकी ज़रूर रही है, लेकिन वीरेंद्रदीप सिंह की मैं बात करना चाहूँगा। जितनी बॉलें उन्होंने ली है, डेफिनेटली एक वक्त था जब ये 12 पे 1 थे, तब टीम प्रेशर में थी, आपने धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्डअप की, लेकिन एंड नोट पर क्या ऐसा नहीं लगता कि बॉलें बहुत ज्यादा हो गई 59 रन मारने के लिए? ऑब्वियसली देखिए 52 बॉलों में उन्होंने ये रन मारे हैं, और आप देखेंगे अहमद फैज को, वो आए थे 1 विकेट गिरने के बाद, स्लो भी खेले, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया और 37 बॉलों में उन्होंने 56 रन मारे। उसके बाद जो बैट्समैन आए हैं सैयद अजीज, उनको देखें तो आप और हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने और तेजी से रन बनाए हैं। तो कहीं बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा स्पीड से ज्यादा ही बॉलें ले, 52 बॉलें खेली हैं, तो कम से कम 65 या 70 रन होने चाहिए थे यहाँ पर, या कम से कम होने चाहिए थे, वरना तो मैक्सिमम आपके टाइम पर है। स्लो तो खेले हैं, आपके साथी भी आए, उन्होंने भी तेज खेला, थोड़ा आपको तेज खेला। यानी यहाँ पर क्लियर है कि मलेशिया के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो आज 200 टच कर रहे हैं, अगर वीरेंद्रदीप सिंह अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में कामयाब होते। अगर आपने 59 ही मारने थे तो कम से कम 39 से 40 बॉलें से ज़्यादा नहीं होते तो बेहतर होता, और अगर आपने 52 बॉलें खेली है तो डेफिनेटली 70 के आसपास स्कोर होता, तो डेफिनेटली मलेशिया जो है वो 200 क्रॉस कर पाता। ये बैटिंग पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं कि हर मैच एक जैसा नहीं होता, हर बार आप 180 डिफेंड नहीं करेंगे, कभी आप 200 में डिफेंड नहीं कर पाएंगे, कभी आप 160 डिफेंड कर लेंगे। क्रिकेट T20 क्रिकेट होता ही इस तरीके का। 181 रन का टारगेट जो था वो रहा PNG के सामने। बॉलिंग
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किए एंड सिर्फ 3 विकेट गिरा पाए पीएनजी के, जहां पर कल नेपाल के खिलाफ काफी अच्छी बॉलिंग हुई थी। बिल्कुल, एक चेंज जरूर था, ए नाउ नहीं थे। नहीं बिल्कुल, और ये डिफरेंस तो है कहीं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है 7 बॉलर यूज किए हैं, कोई लाइन लेंथ नहीं थी, ये कहना होगा। पीएनजी बिल्कुल फ्लॉप बॉलिंग हुई है पीएनजी की आज मलेशिया के खिलाफ, कुछ नहीं नजर आया थ्रू आउट द इनिंग। देखा हमने किस तरीके से शॉर्ट स्टंप टू स्टंप बॉलिंग बहुत कम रही है। बिल्कुल, अब लाइन लेंथ नहीं है। विरेंद्र सिंह जो माफ कीजिएगा सैयद अजीज ने हट के अपने फाइन लेग की तरफ, लेफ्टी बैट्समैन है तो फाइन लेग की तरफ उन्होंने चौके मारे हैं हट के पूरे। और विरेंद्र सिंह ने भी शॉर्ट बॉलों का जो स्पिनर पटक रहे हैं, बॉल आगे डाल रहे हैं, कोई असर नहीं है। लाइन लेंथ है ही नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं है बॉलिंग में, उसका मलेशिया ने खूब फायदा उठाया। ये आज कहीं ना कहीं बहुत पुअर हुआ है पीएनजी की तरफ से। बिल्कुल लाइन लेंथ नहीं थी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग नहीं थी, या तो वो ऑफ स्टंप पे बहुत ज्यादा वेट दे रहे हैं या फिर लेग स्टंप पे बाहर काफी रख रहे हैं, कभी वाइड हो रही है कभी कुछ हो रही है। जी हाँ, तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हुई है। ओवरऑल 181 रन का टारगेट पीएनजी के सामने था। आज कुछ अलग किया गया। असद वला ने आज टॉनी उरा को ब्रेक लगाया, उन्हें कहा कि आप थोड़ा बाद में आइए, खुद वो ओपनिंग करने के लिए आ गए लेगा साइका के साथ। किस तरह का देखते हैं, क्योंकि वो जो दाव था खुद को एज अ ओपनर लाने का, वो तो दाव फ्लॉप हो गया। टॉनी उरा को नीचे भेजने का वो जरूर हिट हो गया। नहीं, सुपर हिट रहा है, बहुत ज़्यादा 50 आज उन्होंने मारी है टॉनी उरा ने, बहुत ज़बरदस्त खेला है। अगर ये हाथ रहा टॉनी उरा का, अगर हम देखें ऐसी कुछ पारी अगर देख पाए यहाँ पर, तो पीएनजी को जरूर कोई ना कोई बेनिफिट होगा, मैच जीतती हुई नजर आएगी जरूर पीएनजी। अगर एक दो प्लेयर का और कंट्रीब्यूशन मिला तो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि एक प्लेयर आपको अगला नहीं जिता सकता, मिला भी था। अगर हम उसकी बात करेंगे किसका मिला था, टॉनी उरा को मिला था 7, लेकिन एक कमी नजर आती है पीएनजी की बैटिंग लाइनअप में, एक है वो कमी जो हम अभी आपके थोड़ी देर में जरूर बात। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक चीज यहाँ पर नोटिस करी है हमने कि कल जब पीएनजी यहाँ पर नेपाल का स्कोर चेस करने गई थी, 100 लगभग इसी का स्कोर था, 183 कल था, आज 181 था, 2-3 रन का डिफरेंस आप कह सकते हैं। कल भी उन्होंने लगभग सेम स्कोर चेस करना था, आज भी उन्हें सेम स्कोर चेस करना था। डिफरेंशिएट जो हुआ है यहाँ पर आपको हम समझाने की कोशिश करता हूँ। पीएनजी 180 को मेरे ख्याल से बॉल 1 से, जब वो चेस करने के लिए उतरते हैं, बॉल 1 से 280 समझ के उतर। वो पहले ही पैनिक अटैक, जो कहते नहीं है, कहावत होती है कि पैनिक बटन दबा देना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना पैनिक बटन दबा दिया है। सब हड़बड़ा रहे हैं, अरे यार 180 तो 280 हो गया, हमें 120 बॉल में 280 रन मारने, हमें पहली ही बॉल से तेज खेलना है। 180 को भी आप 9 रन पर ओवर के हिसाब से आराम से चला सकते हैं, पावर प्ले में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी करके, उसके बाद 6 से 15 ओवर और उसके बाद 16 से 20 ओवर। कल भी यही हुआ, तेज खेलने के चक्कर में उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा स्कोर आ गया है हमारे सामने, नहीं मारा तो हम बिल्कुल हार जाएंगे, खत्म हो जाएगा। जैसे हमें 10 ओवर में चेस करना है, कल वो 100 पे 7 पे ढेर हो गए, आज भी 110 पे 5 विकेट, यानी आधी टीम उनकी 100 तक चली जाती है इस एक पैनिक बटन के चक्कर। नहीं बिल्कुल, और ये समझ से परे है। देखिए आज भी फिर कहना होगा नॉर्मल मनुआ बहुत अच्छा खेले, फिर से कोशिश बनाई, बहुत कोशिश की है, अकेले वो कर रहे हैं, नीचे आके कोशिश करते रहते हैं, कोई साथ देता नहीं है। पर एक प्रैक्टिकल फिर आज ये है, एक प्रैक्टिकल फिर से ये है, आपको इतना हड़बड़ी क्यों करनी है? आप भी उसमें दोषी है। जब 100 रन मारने पे ये नहीं दिखा जाता कि अरे इस लड़के ने शतक मारा है, आपके शॉट को देखा जाता है कि आप किस तरीके से आउट हुए। तो वहां पर आप, कल भी ये मौका था बनुआ के पास कि नहीं मेरे पास 8-9 बॉलें हैं, 17 रन चाहिए, मैं आराम से मार दूंगा। आज भी एग्जैक्टली यही था। अच्छा खेले हैं, बार एक प्लेयर पे बर्डन डालना, लेकिन अब प्लेयर भी तो है ना, आपने कर दिया। वो हो सकता था जो आगे आपको दिख रहा था, आपकी एक गलती भारी पड़ रही है कहीं ना कहीं, ओवर स्पीड, ओवर बिल्कुल जो पूरी टीम के साथ नजर आ रहा है, वही नॉर्मल के साथ भी नजर आ रहा है। कुछ नहीं है, सब इसी में लगे हुए हैं कि हम कैसे जल्दी कंप्लीट करना है। सही कहा, लगता है मैथ थोड़ी बहुत शायद पढ़ने में दिक्कत हो रही है, करने में दिक्कत हो रही है। अरे वहाँ 180 लिखा हुआ है, 280 नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आप बैटिंग कर रहे हैं, ये कल एक बार हुआ समझ में आया, आज भी हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने कंपैरिजन करके देखा, समझने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। और वो ये रहा है कि पीएनजी की पूरी जो 11 है जो बैटिंग करने के लिए आती है, वो पैनिक बटन अपने साथ दबा के आ रही है कि नहीं भैया हमें 280 का टारगेट चेस करना है। वो क्लियर नॉर्मल रन में भी क्लियर दिखता है। आपने थोड़ी बहुत हिटिंग की, बॉलर्स को प्रेशर में लाए, आप वहां पर अपना नॉर्मल मोड अपना सकते हैं, आप बॉल बाय बॉल जाइए, रन रेट के हिसाब से खेलते हुए जाइए। बिल्कुल, आपने मुझसे कहा था कि अभी हम जब मैच देख रहे थे तो अब हमने कहा कि हाँ देखो छक्का मार दिया नॉर्मल बनुआ ने, तो जरूरत नहीं है कि आप वहां चौके के लिए जाएं, आप सिंगल के लिए, ये सब बेसिक होता है।
एक रन रेट भी तो वहां दिख रहा है लिखा हुआ, इतना चाहिए, लेकिन नहीं, जैसा हमने कहा वो सुपर पैनिक, सुपर ओवर पैनिक हो जाता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है पीएनजी की लगातार 2 दिन की 2 हार के बीच में। वो बहुत ज्यादा ही प्रेशर ले रहे हैं 180 के स्कोर का। ऐसा लग रहा है उनको कि शायद हमें 280 या 380 चेस करना है। वो बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज, उनके शॉट्स और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना खेलने के तरीके से वो अब जाकर प्लेयर यहाँ पर कंपैरिजन में समझ में आ रहा है। ओवरऑल पीएनजी की ओडीआई में वापसी जरूर हुई है, लेकिन टी20 में परफॉर्मेंस अभी भी हार का सिलसिला लगातार जारी है। टी20 वर्ल्ड कप के बाद अभी भी उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल देखना होगा कि आखिर ये हार का जो बैरियर है ये कब जाकर टूटता है। लेकिन मलेशिया के बारे में यार, बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद वफीक की मैं बात करूं, लेफ्ट आर्म पेसर, सॉलिड इंप्रेस किया है। मैंने उनके पूरे 4 ओवर देखे हैं, क्या गजब की बॉलिंग उनकी रही है। उनको आप कैसे देखते हैं, किस तरह की बॉलिंग रही? देख लीजिए, उन्होंने पहला स्पेल तो आपने भी देखा था जो उन्होंने 3 ओवर में 7 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया था अब तक। वो भी वहीं करा रहे हैं, वो भी वहीं 4 ओवर 14 रन देकर 3 विकेट लिए। सुपर उन्होंने स्ट्रगल आउट किया, बिल्कुल सही, सुपर स्ट्रगल करवाया उन्होंने कई बहुत ऊपर के बैट्समैन को। और यही चीजें हैं जो बॉलर कर सकते हैं, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ उनको स्ट्रगल करा सकते हैं, थोड़ा स्लोअर डाल के भी। ये टी20 क्रिकेट है, यहाँ पर आप अलग अलग चीजें ट्राई करिए, सब कुछ ट्राई करिए, विकेट जरूर मिलेगा। टी20 क्रिकेट में आपको सिर्फ मैच जीतना है, कैसे भी बस। और ये उन्होंने किया है, बहुत अच्छा खेले हैं। पवनदीप सिंह हो, मोहम्मद वफीक हो, शाहरुख मुनियांडी हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है, चाहे बैटिंग चाहे बॉलिंग, सबने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज और लास्ट में आ जाती है, अहमद फैज की आप कैप्टनसी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मलेशिया क्रिकेट का ये पहला हमने ऑफिशियल मैच देखा है, इंटरनेशनल मैच देखा है, और परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिखाई है ये अब लकी है कि उन्होंने पहले ही मैच में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखा दी कि अब इस टीम से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अहमद फैज की कप्तानी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कप्तानी की जो मेन टेस्ट था वो 180 को डिफेंड करते वक्त था, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए बॉलिंग यूनिट पे उन्होंने अपने भरोसा रखा है। सबसे पहले ये है जो उनकी बॉलिंग यूनिट है उस पर उन्होंने भरोसा रखा। उसके बाद फील्ड प्लेसमेंट को कि हाँ, जहाँ बॉलर्स हैं मुझे वो जगह पे मुझे फील्डिंग लगानी है, जहाँ बॉलर्स चाहते हैं, बॉलर्स कहाँ चाहते हैं मैं उस जगह पे फील्डिंग चाहता हूँ। वहाँ पर कभी कभार होता है कि कप्तान चाहता है किसी और जगह पे, बॉलर्स किसी स्पेसिफिक जगह पे चाहते हैं, पर अहमद फैज सुनते हैं और वहां पर उन्होंने फील्डिंग भी लगाई है। और यहाँ पर खासकर कप्तानी के साथ साथ बॉलर्स की भी ध्यान देनी होगी जो अपनी अपनी फील्डिंग भी लगा रहे थे। बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं, जी हाँ, इन्वॉल्वमेंट थे। बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं जो खुद कहते हैं कि हाँ ऐसे इधर करो, कप्तान से कहते हैं नहीं मुझे वो वहां नहीं चाहिए। पर बॉलर्स ने भी अहमद फैज की सुनी और अहमद फैज ने भी बॉलर्स का रेस्पेक्ट रखा, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल है। और एक और चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की है, मैंने मलेशिया के पहले जो मैचेस हुए थे, जो ट्रांजिशन सीरीज थी, वहां पर मैंने देखा था कि कौन से प्लेयर्स ज्यादा कैच पकड़ रहे हैं, या फिर एमसीए टी20 सीरीज में कौन से प्लेयर्स के बाद मोस्टली कैचेस गई है, फील्डिंग किस तरह से रही है। इस मैच में एक चीज अहमद फैज के निकल कर आई है कि उन्होंने वो फील्डर्स को बाउंड्रीज पे ज्यादा रखा था जो फील्डिंग में बहुत ज्यादा बेहतर या फिर ऊपर रैंक करते हैं मलेशिया की इस प्लेइंग 11 में। नहीं, बिल्कुल, ये नोटिस किया हमने, बाउंड्री पे, मिड ऑन पे, मिड ऑफ पे, ये सब चीजें जहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ज्यादा आपको जहाँ ज्यादा सिंगल लिए जा सकते हैं, ज्यादा कैचेस आ सकती है, वहां पर आपके टॉप फील्डर ही होने चाहिए। हम देखते हैं बड़े बड़े मैचों में भी कि किस तरीके से एबी डिविलियर्स या विराट कोहली भी लॉन्ग ऑफ पे चले जाते हैं, जडेजा पीछे चले जाते हैं। होता है कुछ स्पेसिफिक जहाँ पर आपको टॉप फील्डर चाहिए, अपने ढीले फील्डर वहां नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस मलेशिया की रही है, बैटिंग से हो, बॉलिंग से हो, बैटिंग से थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट हमें देखने को जरूर मिलेगा आगे जाकर। और एक बार हाँ यार ये भी देखना है कि जब ये 3 टॉप जो प्लेयर हैं ये परफॉर्म नहीं करेंगे तब मलेशिया की बैटिंग कैसे होती है, एक टेस्ट को बहुत आगे होना बाकी है। चलिए, ओवरऑल फिलहाल आप जीते हैं तो कांग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत बेहतरीन यहाँ मैच जीता है। रैंकिंग में डेफिनेटली इसका असर करेगा क्योंकि आपने अपने से बहुत ज्यादा बेहतर रैंकिंग वाली टीम को मात दी है। देखना होगा कल अब इस मैच के क्या जो तीसरा मैच है वहां पर किस तरह से परफॉर्मेंस निकल कर आती है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर आप कर सकते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लगातार पोस्ट मैच एनालिसिस और मैच प्रीव्यूज इस सीरीज से रिलेटेड मिलती रहे। नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, जी हाँ वो मैच भी आज हुआ है, अगर आपको नहीं पता हो तो पोस्ट मैच एनालिसिस भी डाल दी गई है, उसको भी एक बार जाके जरूर सुनिए।